हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, यानी कि ईटीसी के बारे में। आज की वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंडिंग तक, बिल्कुल एडवांस तक हम इनको बिल्कुल समझेंगे कि होता क्या है। देखिएगा क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो टूटता है, यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। ओके, पायरुविक एसिड, अब ये जो पायरुविक एसिड है ये अभी साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, ये बना है ग्लाइकोलिसिस से। अब जो ये पायरुविक एसिड है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, एक सेल के अंदर ना एक ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी बनाता है, बहुत सारी एटीपी बनाता है। तो वो जो एटीपी बनती है वो ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से ही बनती है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक चेन है एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो एटीपी है, जो बहुत सारी एनर्जी है वो बनेगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसकी लोकेशन आपको पता चल गई कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, चलिए हम कहाँ थे, हम थे कि पायरिक एसिड में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक होती है बाहर की मेम्ब्रेन जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक अंदर की मेम्ब्रेन होती है जिसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होती है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्रिस्टा बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो ये पायरिक एसिड है ये साइटोप्लाज्म में बना है ग्लाइकोलिसिस की वजह से। अब ये जो पायरिक एसिड है ये एंटर करता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, एंटर करने के बाद ये लिंक रिएक्शन होती है यहाँ पे पायरिक एसिड से, और लिंक रिएक्शन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएंगी अगर आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल आता है, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के ही हैं। ठीक है, ओके। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। ओके, एंटर करता है तो जो ये ग्लूकोज से और यहाँ जो ये क्रेब्स साइकिल बन रहा है इसके बीच में NADH और FADH बन रहा है। ठीक है, उस NADH और FADH से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। अब वो ATP कैसे बनाता है वही हमको इस वीडियो के अंदर जानना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो वहाँ पे दो NADH बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनता है तो दो NADH बनते हैं। अब ये पायरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, लिंक रिएक्शन होती है। जब लिंक रिएक्शन होती है तो वहाँ पर भी दो NADH बनते हैं। ठीक है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है और जब पूरा एक साइकिल पूरा हो जाता है, तो एक साइकिल जब पूरा होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो यहाँ पे तीन NADH और एक FADH बनता है। ठीक है, तो दो जो ये FADH से ये एंटर कर जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, और जो लिंक रिएक्शन है उससे भी दो NADH बने। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी तीन NADH बने और एक FADH बना। तो ये जो NADH और FADH बने हैं इन्हीं की वजह से क्या बनेगा, इन्हीं की वजह से ATP बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ओके, तो यहाँ से हमारी जो मेन कहानी है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ठीक है, ओके। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं उनका ग्रुप होता है, तो उनके ग्रुप को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ना 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले का नाम कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। तो इस तरीके से 4-5 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन पर यहाँ पे अटैच है। ठीक है, अब जो ये NADH है यहाँ पूरा जो ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे क्या है, NADH हो गया। ठीक है, बहुत सारे NADH है और FADH है। कहाँ से आए ये NADH,
कुछ NADH तो आया ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, ये आया ग्लाइकोलिसिस से। कुछ NADH आया लिंक रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से आया। कुछ NADH आया हमारा कहाँ से, वो आया क्रैब साइकिल से। और कुछ FADH आया, वो आया क्रैब साइकिल से। तो अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NADH बहुत ज़्यादा है और कुछ FADH भी है। तो इन्हीं FADH और NADH का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज करता है और इन्हीं से ATP बनती है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। जो ये NADH है, ये जो कॉम्प्लेक्स वन है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स वन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब जो ये कॉम्प्लेक्स वन है, ये क्या करेगा, NADH को ऑक्सीडाइज करता है। यानी कि NADH से ना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो इलेक्ट्रॉन NADH के पास है वो कॉम्प्लेक्स वन ले लेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वन इलेक्ट्रॉन लेता है NADH के पास, ओके। तो NADH बदलता है NAD प्लस में, और जो H प्लस है वो मैट्रिक्स के अंदर ही रह जाता है, ओके। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये कॉम्प्लेक्स वन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स टू को देता है, इसको देता है, फिर कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री को देता है, फिर फोर को देता है, फिर फाइव को देता है। यानी कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं आपस में। कॉम्प्लेक्स वन क्या करता है, कहता है कि लो मैं तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो इनको कैच करो, तो कॉम्प्लेक्स टू कैच करता है। मतलब ये कैच कैच खेलते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो यही जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो एनर्जी लूज करता है। और जो एनर्जी लूज होती है, इसी का हमारा जो सेल है वो फ़ायदा उठाता है और इसी से वो ATP बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा थोड़ा सा जो ये बैकग्राउंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इसका मतलब क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसी चेन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो वो एनर्जी लूज कर रहा है, और इसी एनर्जी का फ़ायदा उठाकर ATP बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो ATP बनता कैसे है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब पूरा सिस्टम देखने वाले हैं, ठीक है। जो ये पूरी कहानी थी, ये तो सिर्फ क्या थी, आपको समझाने के लिए थी, बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ओके। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बताया कि ये कॉम्प्लेक्स वन है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, जो आगे पहुँचाएंगे, ठीक है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। और इलेक्ट्रॉन कैरियर के ग्रुप को ही हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए। और यहाँ पे ना एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। इसी की वजह से F1 F0 पार्टिकल है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है लास्ट में ATP बनाने के लिए, यहीं से ATP बनता है। अब ये F1 F0 पार्टिकल क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इतना हिस्सा, देखिए इतना हिस्सा कट करते हैं और इसको बिल्कुल जूम करते हैं। यहीं से आपका फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होता है। यहीं से असलियत में आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने इतना हिस्सा काटा और ये जूम किया। देखिए ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहर की मेम्ब्रेन है। और जो ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा पूरा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन को जूम कर दिया है, और जूम करने के बाद ये जो आपको कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिख रहे थे, यहाँ पे ये जूम होने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स वन। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स थ्री, फिर आता है कॉम्प्लेक्स टू, और फिर आता है कॉम्प्लेक्स फोर। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स वन, थ्री और फोर, ये तो इनर मेम्ब्रेन के साथ हैं, बिल्कुल अटैच हैं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के बिल्कुल सरफेस पे एक कॉम्प्लेक्स टू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चार कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और जो ये F1 F0 पार्टिकल होता है, ये लास्ट में रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ATP बनाने के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये लास्ट में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स 1, 3 आपको क्लियर हो गए। अब इनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इन कॉम्प्लेक्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, कितने होते हैं, उनका अब हम नाम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, FMN और FES प्रेजेंट है। फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है UQ, वो प्रेजेंट है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, साइटोक्रोम B, FPS, UQ, साइटोक्रोम C1। और 3, 4 के बीच में साइटोक्रोम C प्रेजेंट है, और 4 के अंदर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं किस कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारी जो है ये हमारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। और ये हमारा जो बाहर है इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो ये चीज़ है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारा NADH पड़ा हुआ था, हम केवल अब एक NADH की बात करते हैं। अब क्या करेगा, जो ये कॉम्प्लेक्स 1 है ये NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल रियल कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। एक्चुअल में होता क्या है वो सारी क्लियरिटी अब आपको मैं देने वाला हूँ। देखिए NADH के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर NADH होता है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 NADH को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है NADH का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NADH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कॉम्प्लेक्स 1 ले लेता है। ठीक है, तो NADH से कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहाँ, FMN के पास। अब FMN क्या करता है, FMN देगा FES को, FES को देता है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है, और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है। और जो ये एनर्जी लूज होगी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर गया, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन FMN से FES की तरफ गया तो एनर्जी लूज हुई। तो इसी एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये H+ पड़ा हुआ है इसको उठाता है और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर देता है, फेंक देता है। ठीक है, तो इस एनर्जी का यूज करके ये H+ क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 जो ये मैट्रिक्स के अंदर जो H+ पड़ा है इसको उठाएगा और यहाँ फेंक देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1 का काम। अब इलेक्ट्रॉन FPS से UQ की तरफ जाता है। ठीक है, अब UQ क्या करता है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो H+ पड़ा है ये भी एनर्जी का यूज करके क्या करता है, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो UQ से साइटोक्रोम B के पास जाता है, FES के जवाब पास जाता है, UQ के पास जाता है, साइटोक्रोम C के पास जाता है। जो ये एनर्जी लूज हुई है इलेक्ट्रॉन की, इसका यूज करके कॉम्प्लेक्स 3 एक H+ को उठाता है और फिर यहाँ पे फेंक देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 ने H+ को उठाया मैट्रिक्स से और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया। वैसे ही UQ ने उठाया और ऊपर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया। फिर वैसे ही कॉम्प्लेक्स 3 ने एक H+ उठाता है और वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम C के पास जाता है, फिर हमारा जाता है साइटोक्रोम A के पास, देन साइटोक्रोम A3 के पास। अब जो ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है इसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि ये यहाँ जो H+ प्रेजेंट है मैट्रिक्स में इसको उठाए और यहाँ पर फेंक दे। इसके पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके H+ को नहीं फेंक सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स 4 में नहीं है।
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज नहीं कर सकता है। अब साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन आया। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन आने के बाद साइटोक्रोम A3 क्या करता है, यहाँ जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो फाइनली क्या करता है, जो ये साइटोक्रोम A3 है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को पास कर देता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ वो जो मैट्रिक्स में H+ पड़ा हुआ होता है उसको भी उठा लेता है और इलेक्ट्रॉन और H+ को ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना देता है। तो यहाँ पर वाटर बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो NADH से तो इलेक्ट्रॉन लिया था सबसे पहले, और जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो दिया है, जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो यहाँ पे है ऑक्सीजन। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। जब ये जा रहा है तो एनर्जी लूज करता है, तो एनर्जी यूज करके जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स से H+ उठाते हैं और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि H+ को उठाया मैट्रिक्स से और कहाँ पे फेंक दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया। ठीक है, फाइनली जो H+ है वो यहाँ आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है, ये समझ आ रहा है। ठीक है, आई नो कि स्लाइड के अंदर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत सारी स्लाइड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कोशिश की है। तो देखिए क्या होता है, फाइनली जो H+ है वो हमारा यहाँ आ चुका है। देखिए ये स्पेस दिख रहा है ना आपको, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो H+ है वो यहाँ आ चुका है। ठीक है, H+ अब क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आता है H+। ठीक है, F1 F0 पार्टिकल की तरफ, और H+ क्या है, यहाँ से यहाँ निकलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ निकलता है H+, यहाँ से यहाँ निकलता है, और जब ये F0 F1 पार्टिकल से H+ निकलता है तो यहाँ से ATP बनती है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका काम था ATP बनाना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो फाइनल काम है वो हमारा हो गया है। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं थोड़ा सा कैसे हुआ। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 की बात रहेगी। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये क्या करेगा, देखिए ये भी, इसका भी बारे में बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम है FPS। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 तो NADH को ऑक्सीडाइज करता था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो FADH को ऑक्सीडाइज करता है। यानी कि यहाँ पे FADH का ऑक्सीडेशन होता है, FADH अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉम्प्लेक्स 2 को दे देता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स 2 FADH से इलेक्ट्रॉन लेता है तो FES क्या करेगा, वो UQ को दे देगा। UQH2 को देता है। ठीक है, UQH2 को देता, और जो UQH2 है वो साइटोक्रोम B को देता है, और वही फिर से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ चल के वो ऑक्सीजन के पास पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे UQH2 ने क्या किया, यहाँ से H+ उठाया और इसने भी यहाँ पे फेंक दिया। तो फाइनली जो H+ है वो कहाँ जा चुका है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, फाइनली आपको इतना क्लियर हुआ, जो ETC है उसका काम था मैट्रिक्स से H+ को उठाना और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डालना। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हो चुका है। देखिए जो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम था ना, ये मैंने रिमूव कर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको दिखाया है जो ये भी अंदर की चीज़ें हैं सारी मैंने रिमूव कर दी हैं। केवल मैंने यहाँ पे दिखाया कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ है, जो ये स्पेस है ना इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब जो ये H+ है यहाँ पे ये उतावला हो रहा है बाहर निकलने के लिए, तो H+ को कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है, एक जगह से रास्ता मिलता है, F1 F0 पार्टिकल। ये होता है F1 F0 कॉम्प्लेक्स या F1 F0 पार्टिकल, यहाँ से ये बाहर निकल सकता है। तो H+ क्या करता है, H+ F1 F0 के पास आता है। ठीक है, ये यहाँ से आया और यहाँ से ये निकलता है। जैसे ही हाई एनर्जी के साथ H+ यहाँ मैट्रिक्स में F0 F1 पार्टिकल की मदद से निकलता है हाई एनर्जी के साथ, तो वही एनर्जी ADP यूज करता है और ADP से ATP बनती है।
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये जो H+ है ये निकल गया यहाँ हाई एनर्जी के साथ, और जो एनर्जी है उसका यूज करके ADP वो ATP बनाता है। तो इस तरीके से NADH और FADH से ATP बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो यही हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम था ATP बनाना, ठीक है, किसका यूज करके? NADH और FADH की मदद से। ओके, अब फाइनली एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक NADH से, जो एक NADH होता है ना, एक NADH से 3 ATP बनती है, ठीक है, एक NADH से तो 3 ATP बनती हैं, और एक FADH बनाता है 2 ATP, ठीक है। तो एक NADH का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, और सॉरी, एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, और एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है। तो फाइनली ETC का काम है ATP का जनरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी ATP यहाँ पे बनती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।